हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको हम शॉर्ट में पॉमला भी बोलते हैं, पीएमएलए 2002। तो आज हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार एक्ट है, दिल खुश हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मैं छोटा सा मतलब समझाऊं ना, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर के पैसे में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे पैसा घूमता है। इसमें तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलेगा, क्योंकि जहां पैसे की बात आ जाए, ऊपर से घुमाने की बात आ जाए, ओहो, हमारे बच्चों का तो ऐसा दिमाग चलता है। ओहो सर, मजा आ गया, पैसा घुमाना सीख लिया। आज की डेट के अंदर अगर किसी के पास करोड़ों रुपए पड़ा है, तो वो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार इस पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेते हैं, सीएसीएस सीएमए की। मतलब हम इंडिया में प्रोफेशनल बनाए क्यों गए थे? लॉ कंप्लाई करने के लिए, आपको अच्छी सर्विसेज देने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए। और आपको पता है प्रोफेशनल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज की डेट के अंदर। सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मेजरली मोस्टली ऐसे ही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, छूटते ही दिमाग में पैसा घुमाना हो कि यार इस बार ना टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है। अच्छा, इसको ना बड़े समझदारी से टैक्स प्लानिंग बोला था, टैक्स बचाना है। तो चलो प्रोफेशनल के पास चलते हैं, सीएससी सीएमए के पास चलते हैं, टैक्स बचाना है इस बार। अब वो ना लीगल तरीके से आपका पैसा बचाएगा, और इसको वो बड़ी समझदारी से बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। पढ़ा होगा ना, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन। अभी देखेंगे, आज देखेंगे सबके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं और मजा आएगा इस एक्ट के अंदर। 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। 4-4 नंबर के 2 आ जाते हैं, 5 नंबर का 1 आ जाता है, आता ही आता है। जरा अगर मैं इस एक्ट के बारे में बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग, तो अगर मैं आपको इस एक्ट को हम शॉर्ट में बोलते हैं पॉमला 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अच्छा, ये एक्ट किनको पढ़ना होता है तो मैं वैसे बताऊं, ये सीए और सीएमए के तो फाइनल में होता है ये वाला टॉपिक, और सीएस वालों को ये एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दिया जाता है। सीएस वालों को कहां पढ़ा दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक, अगर मैं आप लोगों से अब इस एक्ट के बारे में बात करूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लॉ ना बहुत सीधी सी भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या बोलता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ टेंटेड मनी, दैट इज ब्लैक मनी, into untainted money। money that is white money। ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज ब्लैक मनी, अभी उसके ऊपर भी बात करूंगा। ब्लैक मनी आखिर बोलते किसको है? बहुत सारे लोगों को ना मिथ है इंडिया के अंदर ब्लैक मनी को लेके। ब्लैक मनी किसको बोलते हैं उसके बात करूंगा, लेकिन कन्वर्जन ऑफ टेंटेड मनी, ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको ये ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोक लगा रहा है, कि आप 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट नहीं करोगे। ये बात समझ आती है? अब ना ब्लैक मनी भी कई तरीके की होती है, अभी उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं। और ब्लैक मनी होती क्या उसके ऊपर बात करूंगा, और ब्लैक मनी कई तरीके की होती है उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये सारी ब्लैक मनी के ऊपर नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ ब्लैक मनी पे लगता है। किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता, भी वही देखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये बात समझ आ गई। अभी हम आगे देखते हैं कि ब्लैक मनी होती क्या है। अगर मैं तुम्हें बहुत सीधी सी भाषा में बोलूं, बहुत सीधी सी भाषा ब्लैक मनी समझाऊं, तो एक ऐसी मनी जो आपने अर्न करी और उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करा, जितना बनता था। आपने 10 लाख रुपए कमाया,
आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर खाली 4 लाख शो करा कि आपने खाली 4 लाख कमाया। देखा ना, बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत कॉमन चीज है, घरों से चलती है चीजें, तो मैं इसलिए घर के हिसाब से बता रहा हूं। अच्छा, एक बंदा 10-12 लाख रुपए 15 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो लॉजिकली जो उसकी इनकम उस पर टैक्स देगा। वो अलग बात है कि अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने खर्चे दिखाएगा, एक्सपेंसेस दिखाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे। पड़ा है ना इनकम टैक्स के अंदर पीजीबीपी दिखाएगा, वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के बाद जो अल्टीमेटली नेट इनकम को बचेगी और उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। अच्छा, समझने वाली चीज के पहले देखा होगा जीटीआई निकालते हैं, फिर उसके बाद डिडक्शंस देते हैं, वो वाली सारी चीजें, तो टैक्स पे करेगा। तो अगर सपोज आपकी 12 लाख रुपए की मनी है, मान लो आपने एक साल में 12 लाख रुपए कमाए और आपने 8 लाख रुपए पहले ही रख लिए अपने घर में कैश में कि भाई इसको तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कि मैंने कमाया है, और आपने आईटीआर के अंदर दिखाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने खाली 4 लाख रुपए कमाया है। इसका मतलब आपने 8 लाख रुपए छुपा लिया, उसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करा, तो वो 8 लाख रुपए ब्लैक मनी है। तो 12 - 4 जो 8 लाख निकल के आया, वो 8 लाख क्या है? ब्लैक मनी। तो जिस मनी के ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करा वो क्या? ब्लैक मनी। और इसको हम सीधी सी भाषा में बोलते हैं टैक्स इवेजन। कभी सुना हो तो कि आपने टैक्स इवेजन करी है, टैक्स की चोरी करी है, टैक्स की चोरी करी है। अच्छा, एक ब्लैक मनी तो ये है, मगर ये ब्लैक ऐसा इसके अंदर ना अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक बंदा कहता है कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूं, मेरी मेहनत का पैसा है, क्यों भरूं मैं टैक्स? और वैसे भी हम टैक्स तो भरते ही है ना। अगर आपको पता हो, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको पता है इनकम टैक्स वगैरह आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको पता है जीएसटी वगैरह आ गया, कस्टम्स वगैरह आ गया। जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बेसिकली। और जो डायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है। अगर लेवी और कलेक्शन, मेरे को वैसे टैक्स का टॉपिक है, मैं कहां डीप में चला जाता हूं। अगर लेवी और कलेक्शन सेम बंदे से हो रही है तो दैट इज इनकम टैक्स। अगर लेवी और कलेक्शन डिफरेंट बंदों से हो रही है, लेवी इंपोज किसी और के ऊपर हो रहा है, कलेक्ट किसी और से हो रहा है, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात अब करूं आप लोगों से, तो टैक्स नॉर्मली हम लोग डेली बेस पे इनडायरेक्ट टैक्स तो भरते ही हैं। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर जीएसटी लगा होता है। आप कोलगेट खरीदने गए, घर के लिए टैक्स पे करा, आपने कोक की बोतल पी, टैक्स पे करा। इन चीजों पे टैक्स तो आप लगता ही, आप डेली भरते ही हो। बंदा कहता है यार मैं सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान चला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, या मैं सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कर रहा हूं, मैं क्यों टैक्स दूं सरकार को? तो बहुत सारे लोग ना इस लालच में टैक्स पे ही नहीं करते। तो बहुत सारे लोग तो इंडिया में आईटीआर ही नहीं भरते, पहली बात तो इसके अलावा जितने लोगों के पास पैसा पड़ा है वो सब ब्लैक मनी है। एज पर इंडियन गवर्नमेंट से ब्लैक मनी मानती है, जिस पे टैक्स पे नहीं करा, ब्लैक मनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि यार फ्यूचर में कभी बैंक लोन लेना पड़ गया, कुछ लेना पड़ गया, तो आपको पता है बैंक वाले या कोई किसी भी तरीके का लोन लेना पड़ गया, कभी कोई जरूरत पड़ गई, तो आपको पता है कोई चीज फाइनेंस करानी पड़ गई, तो वो लोग पिछले 5-3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं, है ना, कि 3 साल की आईटीआर की कॉपी लेके आओ, ये वो। और आईटीआर नहीं भरोगे तो परेशानी है। तो कुछ लोग अपना सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करने के लिए क्या करते हैं कि वो आईटीआर भरते हैं, लेकिन वो फिर पूरा पैसा नहीं दिखाते कितना कमाया। तो दो तरीके के इंडिया में लोग हैं, वैसे तो 3 तरीके के लोग हैं। ब्लैक मनी वाले में पहले मैं आपसे बात करूं तो पहले तो मैं तुम बताऊं, अगर ब्लैक मनी भी 2 तरीके से कमाई जाती है इंडिया में। ध्यान से सुनना, मैं इतना डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी उसी के बारे में पढ़ना है। ब्लैक मनी भी ना इंडिया में 2 तरीके से होती है। एक होती है आपने जेन्युइन सोर्सेज से कमाई है। जेन्युइन सोर्सेज से सर बंदा ब्लैक मनी कमाता है? हाँ कमाता है, अभी बात करेंगे, है ना। ऐसा भी होता है, हाँ होता है। अच्छा, ब्लैक मनी, अब ये तो हो गई जेन्युइन सोर्सेस। एक होते हैं इलीगल सोर्सेस। अब मैं जेन्युइन सोर्सेस में भी 2 तरीके के लोग बात करता हूं। एक वो लोग जिन्होंने होल इनकम पे टैक्स पे नहीं करा, जितना कमाया पूरे पे टैक्स पे नहीं करा, तो ये एक ब्लैक मनी है। एक वो जिन्होंने पार्ट ऑफ द इनकम पे टैक्स पे करा, इनकम पे टैक्स पे करा, एंड पार्ट ऑफ द इनकम पे टैक्स पे नहीं करा। एग्जांपल, किसी बंदे ने 10 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 12 लाख कमाया, तो उसने 4 लाख के ऊपर आईटीआर में दिखाया और 4 लाख पे टैक्स पे करा, 8 लाख पे टैक्स पे नहीं करा, तो दिस 8 लाख इज ब्लैक मनी। और इधर वाले में मान लो अगर बंदे की होल इनकम 12 लाख है, उसने पूरे पे ही टैक्स पे नहीं करा, तो ये भी पूरी ब्लैक मनी है।
और इलीगल, ये तो अच्छा, ये जेन्युइन सोर्सेज और इलीगल सोर्सेज का मतलब क्या, समझो। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं नौकरी करता हूं। अच्छा, नौकरी अगर आप करते हो ना, तो वैसे भी मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वैसे मैं पहले बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। मान लो मेरी दुकान है किसी चीज की, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं नौकरी वोकरी करता हूं, सॉरी बिजनेसमैन हूं, अपनी दुकान चलाता हूं। मान लो मेरी जूते की दुकान है, या मेरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है, या व्हाटसोएवर, मैं कोई भी काम करता हूं, किसी भी चीज की दुकान है, ठीक, कोई भी बिजनेस है, केमिस्ट की शॉप है। तो मैं सोचता हूं कि यार मैं पैसा कमा रहा हूं, सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूं, रात को 10 बजे बंद करता हूं, मेरी मेहनत की कमाई है, क्यों टैक्स भरूं, मैं पागल हूं। तो एक तो उस तरीके की कैटेगरी के लोग हैं। तो उसने, बंदे ने मेहनत करके पैसा कमाया, किसी को धोखाधड़ी देके पैसा नहीं कमाया। तो उसने कमाया तो जेन्युइन सोर्स से था पैसा, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करी, पैसा कमाया, लेकिन उस पूरी इनकम पर टैक्स पे नहीं करा, तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया, ब्लैक मनी, उसने इनकम टैक्स पे नहीं करा। कैटेगरी 2, एक बंदे ने यही सेम मेहनत से ही कमाया पैसा, जेन्युइन सोर्सेज से ही कमाया, लेकिन उसने सोचा यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं पूरा पैसे पे टैक्स क्यों पे करूं, मैं अपने घर में रखूंगा आधा पैसा, 8-1 लाख घर पे रखूंगा, 4 लाख का आईटीआर में दिखाऊंगा, इस 4 लाख पे टैक्स पे करूंगा। तो सरकार की नजरों में तो आपकी इनकम सालाना कितनी है, 4, जबकि आपकी सालाना एक्चुअल इनकम कितनी है, 12। तो 8 लाख आपने छुपा लिया, वो तो हो गया ब्लैक मनी। जितना सरकार की नजरों में क्या, वो 4 लाख ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, व्हाइट मनी। तो 4 लाख पे आपने टैक्स पे करा, ये होते हैं जेन्युइन सोर्सेज। अब मैं बात करता हूं इलीगल सोर्सेज से ब्लैक मनी कमाना। जैसे आप ड्रग्स बेच रहे हो, आपने ड्रग्स बेच के पैसा कमाया, आपने स्मगलिंग करके पैसा कमाया, आप सेक्स रैकेट चलते हैं, देखे है ना, ये लोग फंसते हैं आए दिन, इनके ऊपर से पैसा कमाया, और इसके अलावा वगैरह वगैरह बहुत सारे एटसेट्रा, ब्राइब वगैरह लेके पैसा कमाया, रिश्वत, ये सब इलीगल सोर्सेज से, इनसे जो पैसा कमाया दैट इज ऑल्सो ब्लैक मनी, ये भी क्या है, ब्लैक मनी। ठीक, अब मैंने क्यों बताया, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, वो इस वाली ब्लैक मनी पे नहीं लगता, खाली इसी वाली पे लगता है। इसका मतलब मैं समझाने के जा रहा हूं, अल्टीमेटली आपने दोनों ही जगह टैक्स पे नहीं करा, आपने अल्टीमेटली दोनों जगह सरकार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उसका मेन एम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। आज से दुनिया में मैं टीचरों की देखता हूं वीडियो, आज से लोग ये सिखाते हो कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने ढंग से मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी। अभी आगे पढ़ाऊंगा, प्रॉपर डेफिनेशन है, उसमें जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में कौन सी वाली ब्लैक मनी को कवर करता है और कौन सी को नहीं करता। एनालिसिस करेंगे। खाली ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर रहे हो, आपके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, आप फंस जाओगे, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। इसके अंदर बहुत तगड़ी जेल हो सकती है, आपको बहुत तगड़ी पेनल्टी लग सकती है, लेकिन वो सब पे नहीं लगती है, वही बताने जा रहा हूं। अब होगा कि आप सुनना बड़े ध्यान से। पहले बात तो मैं प्रिवेंशन ऑफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आपको मेन एम बताऊं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मेन एम क्या है, टू रिड्यूस क्राइम। समझो, जो ब्लैक मनी से क्राइम जनरेट करते हैं, क्योंकि जिसके पास 2 नंबर का पैसा होगा ना, कहते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में, मेरे थोड़ा सा बोलना एब्यूजिव रहेगा, लैंग्वेज थोड़ी सी मेरी एब्यूजिव हो जाएगी, लेकिन कभी सुना होगा लोगों के मुंह से हराम का पैसा, कहते हैं ना कि हराम का पैसा पचता नहीं है। तो ये वही वाली बात हो रही है कि ये जो पैसा है वो 1 नंबर का पैसा नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ना कि किसी के पास 1 नंबर की कमाई नहीं होती, 2 नंबर की कमाई होती है, तो वो बंदा क्या करता है, उसका मिसयूज ज्यादा करता है। जो बड़े बड़े वो होते हैं, क्या कहते हैं, टेररिस्ट होते हैं, सब इनके पैसा कहां से आता है, 2 नंबर का पैसा होता है सारा, है ना, ड्रग्स का, स्मगलिंग का, सेक्स रैकेट चलते हैं लोग, ये सबसे पैसा आता है। तो ये पैसे से इनके पास इतना पैसा आता है कि जितने ज्यादा क्राइम करेंगे उन पे इतना ज्यादा पैसा आता है। और ये लोग क्या करते हैं, 2 नंबर के पैसे को आप इजीली किसी बड़ी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप, अगर सपोज आप किसी जगह पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि 1 करोड़ रुपए आया कहां से। तो इसलिए इन लोगों को जरूरत पड़ती है कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करो, क्योंकि अगर आपने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास पूरा रिकॉर्ड है कि मैंने पैसा यहां से कमाया, तो आप बच जाओगे, आप उस पैसे को फ्रीली यूज कर सकते हो। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का मेन लॉजिक ये होता है कि आप उस पैसे को फ्रीली यूज कर सको। और अगर इन लोगों ने किसी भी तरीके से ये सारा गलत तरीके का पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, वो कैसे कन्वर्ट होगा भी आगे बताऊंगा, कन्वर्ट कर लिया, तो ये तो उस पैसे को फ्रीली यूज करेंगे, जबकि गलत तरीके से कमाया गया था। तो इंडिया में इसकी वजह से क्राइम और बढ़ेगा। लोग सोचेंगे गलत गलत तरीके से काम करो, पैसा कमाओ, और पैसा कमा के इसको बाद में व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे और मजे से फ्रीली यूज करो।
तो उससे क्राइम और बढ़ेगा। लेकिन पॉमला एक्ट क्या चाहता है? पॉमला एक्ट ये चाहता है कि हम किसी भी तरीके से इन लोगों का ये वाला इस तरीके का पैसा इलीगल सोर्सेज से कमाया वो व्हाइट होने ही ना दें। और अगर उस बंदे ने किसी तरीके से व्हाइट कर भी लिया तो इस एक्ट में ऐसे भी प्रोविजन अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि वो इसे यूज नहीं कर पाएगा ढंग से। मतलब दोनों तरीके से फंसेगा। पहली बात, उसको हम कन्वर्ट करने नहीं देंगे ब्लैक से व्हाइट में, और अगर उसने किसी तरीके से कर लिया तो उसको यूज करने में बहुत दिक्कत आएगी उस पैसे को, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉमला एक्ट है ये उन वाले कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी पे लगता है जो इलीगल सोर्सेज से कमाए गए हैं, ऐसी वाली जगहों पे पॉमला एक्ट लगता है। अच्छा, अब अगर इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, इधर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जेन्युइन सोर्स से पैसा कमाया, आप कुछ नहीं करते, मेहनत करते सुबह से लेकर शाम तक, और आपने पैसा कमाया, आपने आईटीआर नहीं भरी, आप जब तक नहीं पकड़ेगा, अगर आप पकड़े गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जितनी इनकम आपने छुपाई है वो उसका एक हिसाब बना कर दे देंगे, आपसे टैक्स मांग लेंगे, लेकिन आपको जेल वेल थोड़ी होगी, आप उतना टैक्स पे करो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां तो आप इलीगल क्राइम कर रहे थे, जब आप यहां पकड़े जाओगे तो पहली बात तो जितना आपने पैसा कमाया वो तो जब्त होगा, यहां तो पैसा भी जब्त होगा पूरा। इधर वाले केस के अंदर सरकार भी रखेगी पैसा, प्लस आपको जेल भी होगी क्योंकि आपने क्राइम भी करा है। लेकिन यहां पे आपका पैसा जब्त क्यों होगा? आपकी मेहनत की कमाई है। जेन्युइन सोर्सेज में वो अलग बात है, आपने टैक्स पे नहीं करा तो ब्लैक मनी वो भी है, तो आपकी वो मेहनत की कमाई है। कल को अगर पकड़े गए तो सरकार आपसे टैक्स ले लेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपने टैक्स इवेजन करी थी। लेकिन यहां पे आपने टैक्स इवेजन तो करी है, लेकिन पैसा 2 नंबर का है, आप तो क्राइम भी कर रहे हो। तो अल्टीमेटली जब आपका ब्लैक मनी से व्हाइट मनी होगी नहीं, इस एक्ट का काम क्या? आपकी ब्लैक मनी से व्हाइट मनी होने देनी इलीगल सोर्सेज से, और अगर हो भी गई तो आप ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। तो बंदा क्या सोचेगा? छोड़ यार, क्राइम में कुछ नहीं रखा, पैसा तो हम यूज कर नहीं रहे, हम क्राइम करते क्या? पैसा कमाने के लिए, और पैसा हम फ्रीली यूज नहीं कर पा रहे, तो छोड़ क्राइम ही करना बंद करो, एक नंबर से कमाएंगे। तो मेनली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काम ही यही है, टू रिड्यूस क्राइम्स। और ये कौन से कम, अब समझ आ गया कौन सी ब्लैक मनी पे लगता है और कौन सी वाली ब्लैक मनी पे नहीं लगता। जो इल्लीगल सोर्सेज से पैसा कमाया है ब्लैक मनी, और आप उसको ब्लैक से व्हाइट कर रहे हो, उनके ऊपर लगता है और उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है, और आपको अगर पकड़े गए तो आपको उठा के जेल भी होगी, फाइन भी लगेगा, वो पड़ेंगे आगे जाके। लेकिन अगर आप जेन्युइन सोर्सेज से करके अगर पैसा कमा रहे हो और उसको आप नहीं दे रहे, टैक्स नहीं पे कर रहे हो और छुपा रहे हो, ब्लैक मनी वो भी है, और कल को अगर आप उसे व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो बेसिकली आप पकड़े गए। तो नॉर्मल तरीका है, देखो उसमें तो जेन्युइन सोर्सेज वाला बंदा तो व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा ना, उसका तो एक नंबर का पैसा है, वो तो दिखा ही कम रहा है, उसकी जितनी जरूरतें होंगी वो उतना ही दिखाएगा, और बाकी वो अपना छुपा के रखेगा, कैश में यूज करेगा। और कल को अगर पकड़ा गया तो जितना उसको पकड़ के वो जब डराएंगे तो जेन्युइन बंदा वैसे बेचारा डर के कहता भाई हाँ जो टैक्स लेना ले लो, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उसको नोटिस आ जाएगा ना, बेचारे को रात को नींद नहीं आएगी जेन्युइन बंदे को। लेकिन दाऊद जैसे बंदे को जो इलीगल सोर्सेज से कमा रहे हैं, इनको नोटिस आ जाए, इनका तो रोज का काम है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को जब ये लोग इलीगल वाला पैसा कमाकर व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उनके ऊपर फॉर्मूला लगेगा और वो उस पर रोक लगाएगा। ये वाले लोगों पे तो क्या ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगा तो बाद में सरकार टैक्स ले लेगी और छोड़ देगी, इनके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन इन पे तो सब कुछ होगा ना, क्योंकि इन बेचारों ने कोई क्राइम नहीं करा, इन्होंने पैसा जरूर छुपाया अपने घर की सेविंग करने के लिए जो भी है, लेकिन इन्होंने किसी को दिल दुखाकर, किसी को मार मूर कर, पीट पूट कर, किसी इकोनॉमी में किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं कमाया। इन्होंने जो पैसा कमाया वो हर गलत तरीके से कमाया, तो इनको क्राइम की वजह से इनको सजा मिल रही है। ठीक है, अब ये बात समझ आई कि फॉर्मूला कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। और कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब वो कैसे घूमता है ना पैसा, वो भी थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं पहला पेज पढ़ा रहा हूं, पहले पेज में तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा नीचे आऊंगा ना, ऑब्जेक्टिव्स के बाद तुम्हें यहां पे दिखेगा प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और पेपर में कई बार आया हुआ है। तो जब ये वाला टॉपिक पढ़वाऊंगा ना, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तब पता लगेगा पैसा घुमाते कैसे, व्हाइट करते कैसे लोग। तो अब इसको ऑफिशियली बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बेस बनवा दिया कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक, अब देखते हैं क्या है। तो गाइस अब चैप्टर को बुक से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, मनी क्रिएटेड बाय क्राइम्स। पहले ही जो मैं बोल रहा था लाइन कि सारी ब्लैक मनी कवर नहीं होती है, जो क्राइम से क्रिएट की गई है, मींस इलीगल सोर्सेज से क्रिएट की गई है, व्हेन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। आपने मेहनत का पैसा कमाया, उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा, उसके ऊपर फॉर्मूला नहीं लगता, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लगता। किस पे लगता है? जो पैसा क्राइम से गलत तरीके से कमाया उसको आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराओगे तो फॉर्मूला लगेगा। तो मनी क्रिएटेड बाय क्राइम्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, देन इट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। पक्का पक्का।
लॉक कर दें। आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टू प्रोवाइड द कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन का होता है जब्त कर लेना, ऑफ प्रॉपर्टी ईदर डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। आ गई बात। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, पहली बात। दूसरी बात, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से, या जो पैसा आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पड़ा हुआ है, या अगर आपने उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, जब आपको पकड़ा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा ना कहां कहां इन्वेस्ट करी, कहां कहां पैसा लिया, क्या क्या लगाया, क्या क्या चीज खरीदी, तो वो सब चीजें भी जब्त कर ली जाएंगी, प्लस आपको जितना कैश में पड़ा वो भी ले लिया जाएगा आपसे। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, अब देखते हैं। अब यहां से मुझे बात आएगी जो मैं बता रहा था, अब उसी को आप पढ़ोगे, और इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल केस भी है जो तुम्हारी बुक में डाला हुआ था, मैंने डाल दिया है। पहले भी वो केस बाद में पढ़ते हैं, पहले तो लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। देखो, मनी एंड क्राइम आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये लाइन समझ आती होगी। इसके पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, मनी एंड क्राइम आर रिलेटेड टू ईच अदर, कमेंट 3 नंबर का क्या है, आप बता ही सकते हो कि आज। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग क्रिमिनल इंडिया में बनते हैं वो क्यों बनते हैं क्रिमिनल? 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और उनको इतना पैसा मिलता है क्राइम के अंदर। ऐसे एक बात बताओ, एक बंदा नौकरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत करता है, महीने में तनख्वाह मिलती है उसको 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, जो भी है व्हाटसोएवर। एक बंदे को बोला जाए तो वो 1 करोड़ रुपए देंगे, इसका मर्डर कर दे, एक गोली मारी, 1 करोड़ रुपए जेब में। तो अच्छा, हर कोई बंदा क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, लेकिन जिनका काम ही यही है, तो सोचो अगर दिन 1 साल में 10 बंदे टपका दिए तो 10 करोड़ रुपए अंदर। नौकरी करने वाला बंदा सारी जिंदगी 10 करोड़ रुपए जोड़ नहीं पाता। मैं तुम्हें को यहाँ पे क्राइम की मोटिवेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं बता के आ रहा हूं कि मनी का जो क्राइम से है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है कि बंदा क्राइम करता ही पैसे के लिए है, ये बात समझ आती है। और वही जो अभी मैं तुम्हारे को समझा रहा था ये बात, कि अगर हम किसी तरीके से इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना होने दें, तो बंदा उस पैसे को फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा, जो इलीगल सोर्सेज से ब्लैक मनी कमाई गई है। तो बंदा उस पैसे को फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा, और यूज नहीं कर पाएगा तो वो पैसा पड़ा रहेगा, और पैसा पड़ा रहेगा तो बेकार है। तो बंदा कहेगा इलीगल एक्टिविटी में काम करके क्या करना है, मेहनत से काम करेंगे, मेहनत का पैसा कमाएंगे ताकि फ्रीली यूज कर सके। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। तो इसका इनडायरेक्टली एम रिड्यूस क्राइम ही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकोगे तो ऑटोमेटिक है कि जब पैसा ही नहीं कन्वर्ट होगा तो बंदे को पैसा कमाने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी, और मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो क्राइम रिड्यूस होगा। चलो, क्राइम्स आर डन, देखो भी बात आ रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट, बिकॉज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट। मनी क्रिएटेड बाय क्राइम्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। In simple words, money laundering allows criminals to transform illegally obtained gain into seemingly legitimate means legal funds. In simple word, money laundering के अंदर आपको illegal पैसे को white पैसे में convert करने का, legal form में पैसे को convert करने का मौका मिलता है। आगे, those who commit the underlying criminal activity may attempt to launder the money themselves, but increasingly a new class of criminal provide laundering services to organized crimes. कहता है those who commit the underlying criminal activity, underlying criminal means जो बंदे क्राइम को कर रहे हैं, may attempt to launder the money themselves. launder the money themselves means जो बंदे क्राइम कर रहे हैं वो खुद ही कोशिश करते हैं कि इस पैसे को मैं किसी तरीके से क्या कर लूं, व्हाइट में कन्वर्ट कर लूं। but increasingly a new class of criminal provide laundering services to organized crime. ये लाइन समझ आती है। और कहता है जब आप इस पैसे को अलग तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो वो भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। आप इतने तरीके से उस पैसे को घुमाते हो कि वो पैसा घुमाना भी अपने आप में क्राइम है। अभी तो मैं दिखाऊंगा लोग कैसे घुमाते हैं उस पैसे को आगे। तो कहता है क्रिमिनल तरीके से पैसा कमाना तो क्राइम है ही, जब उस तरीके को गलत तरीके से उस पैसे को कन्वर्ट कर रहे हो व्हाइट में, वो भी क्राइम है। आगे, क्रिमिनल्स वांट देयर इलीगल फंड्स लॉन्डर्ड, लॉन्डर्ड मींस कन्वर्टेड, बिकॉज दे कैन देन मूव देयर मनी थ्रू सोसाइटी फ्रीली। आ गई ना बात, क्योंकि 2 नंबर के पैसे को आप फ्रीली घुमा सकते हो। देखो तुम मेहनत से कमाते हो, तुम्हारी इंडस्ट्री है। अच्छा, रिलायंस ने जियो सेटअप करा, या बड़ी बड़ी लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है ना पैसे का सोर्स क्या, इतना पैसा आया कहां से, तो बताता नहीं यहां से कमाया वहां से कमाया। लेकिन तुम्हारे पास उसका वो पैसा 1 नंबर का व्हाइट में है, लेकिन तुम्हारे पास अगर पैसे का सोर्स नहीं है तो तुम उस पैसे को फ्रीली यूज करके कुछ बड़ा नहीं खोल पाओगे। छोटी मोटी जगह लगा लोगे लेकिन कुछ बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। तो फ्रीली कन्वर्ट करना तो पहले व्हाइट में घुमाना पड़ेगा, और व्हाइट में कैसे घुमाया जाता है अभी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक, आगे,
आगे आगे आगे, विदाउट फियर दैट द फंड्स विल बी ट्रेस टू देयर क्रिमिनल डीड्स। डीड्स मीन्स कर्म, यहां पे जो कर्म, तो कहता है उनकी हरकतें। कहता है क्रिमिनल किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उनका इलीगल पैसा वाइट हो जाए ताकि उस पैसे को सोसाइटी में फ्रीली घुमा सकें। विदाउट फियर दैट फंड्स विल बी ट्रेस टू द क्रिमिनल डीड्स, वो कहता है वो इसलिए इसको व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनका क्रिमिनल डीड ना पकड़ी जाए, उनका डर खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो गलत पैसे को घुमाएंगे डायरेक्टली पे मार्केट के अंदर तो पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुना होगा ना कई बार लोगों के मुंह से कि जो बिल्डर्स के पास पैसा आता है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये क्राइम से आता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को बहुत सारे बिल्डर प्रैक्टिकली जो हमने अपने रियल लाइफ में जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे तो हमने देखे थे, जिनके पैसा कहां से आता था और वो कैसे करते थे। और इसके अलावा तुम्हारे को पता ही है कि तुमने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा लगता है, फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा ना दाऊद का पैसा लगा होता है मूवीज के अंदर। तो दाऊद क्या डायरेक्टली 2 नंबर का पैसा लगा देता है मूवी में। मूवीज के जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, दाऊद खुद तो प्रोड्यूसर बनता नहीं है, मूवी में डायरेक्ट तो बनेगा नहीं वो, तो प्रोड्यूसर तो कोई और होता है। लेकिन वो प्रोड्यूसर्स पे पैसा अगर वो लगा रहे हैं मूवी के अंदर तो उनको सोर्स बताना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली कई बार सुना होगा कि पैसा दाऊद के पास है, दाऊद ने जब प्रोड्यूसर को दिया होगा तो पहले उस पैसे को कहीं से वाइट घुमाया होगा, प्रोड्यूसर के पास कोई सोर्स होगा कि पैसा वाइट है। वो कैसे होता भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये जो पैसा घुमाने का प्रोसेस होता है ना, ये जो बड़ी बड़ी, इनको बड़ी बड़ी जगहों पे, रियल एस्टेट के अंदर ये 2 नंबर का पैसा लगाया जाता है, ज्वेलरी के अंदर लगाया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में लगाया जाता है, ऐसी ऐसी जगहों पे इस पैसे को लगाया जाता है। नीचे, इन एडिशन लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट द फंड्स फ्रॉम बीइंग कॉन्फिस्केटेड बाय द पुलिस। अच्छा कह रहा है लॉन्ड्रिंग से फायदा ये होता है कि अगर कल को पुलिस भी आ गई तो वो पैसा जब्त नहीं करेगी। देखो अगर तुम्हारे पास सोर्स है और तुम ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर चुके हो तो पुलिस वाला रेड देखो, तो तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ ना तुम्हारे घर में, तुम्हें हमेशा कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा रेड ना पड़ जाए, पुलिस वाले ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम उस 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर चुके हो और तुम्हारे पास उसका सोर्स है, तो उस केस के अंदर फिर तुम्हारे पास जो होगा क्या होगा, फिर तुम उस पैसे को फ्रीली यूज कर सकते हो। नीचे, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज द केस ऑफ मैसर्स चीनू भाई पटेल एंड कंपनी। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इंडिकेटेड दैट। अब जरा इस केस में क्या होता है पहले देखते हैं। एक केस है और ये किसका केस है, चीनू भाई पटेल एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म थी, चीनू भाई पटेल एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म नहीं थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। क्या हुआ था इस केस के अंदर अभी देखते हैं। मैसर्स चीनू भाई, गुजरात का केस है, एंड कंपनी। क्या केस हुआ, एक हमारे इंडिया में बॉडी है, उस बॉडी का नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इनको क्या, ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रेड मारना। अगर इनको कहीं से पता लग जाए हमारे इंडिया में कि किसी बंदे के पास 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये डिपार्टमेंट भी रेड मारता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब क्या हुआ था इस केस में देखो, क्या हुआ दैट द साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड नरीमान पॉइंट ब्रांच मुंबई वाज इन्वॉल्व इन अ मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। एक्चुअल में जो बंदे थे ये तो कहां का था, गुजरात का, लेकिन इन्होंने अपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया था कहां पे, मुंबई में। किस बैंक के अंदर, उस बैंक का नाम क्या था, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। बैंक, पहले पार्टीज का नाम लिख रहा हूं ताकि हर चीज क्लियर रहे। मुंबई, आगे मुंबई वाज इन्वॉल्व इन द मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। वो कह रहा है ये बंदा चीनू भाई पटेल एंड कंपनी साउथ इंडिया बैंक के साथ मिलकर बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था,
मतलब अच्छा ऑब्वियस बात है, जब हम बोलते हैं कि बैंक के साथ मिलकर बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो बैंक का मतलब क्या है, जो बैंक का हेड होगा वो मिला होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वरना तो हो नहीं सकता है क्राइम। अब क्या हुआ था जरा देखते हैं इस केस में। इस बैंक के अंदर कह रहा देखो, वन ऑफ द अकाउंट्स वाज इन द नेम ऑफ, वन ऑफ द अकाउंट्स वाज इन द नेम ऑफ मैसेस चीनूभाई पटेल एंड कंपनी, सेट टू बी एग्जिस्टिंग at 27 Vaishali Shopping Center, JVPD, Bombay 49 with the South India Bank Limited, नरीमान पॉइंट ब्रांच बॉम्बे। कहता है इसका एक बैंक अकाउंट ओपन था यहां पे, इस बैंक के अंदर क्या ओपन था, बैंक अकाउंट था, ओपन था इस फर्म का, और ये क्या थी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, मतलब इस बंदे की फर्म थी और इसने बोला कि मेरी एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म का नाम क्या, चीनूभाई पटेल एंड कंपनी। आगे, और द बैंक सॉरी हाँ मुंबई, enquiries conducted revealed that the account was opened in Feb 1994 and the party was introduced by the bank manager Mr. कस्तूरी रंगन। इस बैंक के 1994 के जो मैनेजर थे, बैंक मैनेजर थे 1994 के, उनका नाम था मिस्टर, 1994 में बैंक अकाउंट ओपन हुआ, और वो बैंक अकाउंट ओपन किसने करवाया, उस बैंक के मैनेजर ने, जिसका नाम क्या था, मिस्टर कस्तूरी, कस्तूरी रंगन। ठीक, तो हुआ क्या है कि एक बैंक था, बैंक के अंदर एक चीनूभाई पटेल, एक इनकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, और इन्होंने अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया किसमें, साउथ इंडिया बैंक में, और वो बैंक अकाउंट खुलवाने में हेल्प किसने करी, उसी बैंक के मैनेजर ने, उस बैंक के मैनेजर का नाम क्या था, मिस्टर कस्तूरी रंगन। आगे, रंगन, रंगन बोलेंगे, रंजन तो बोलना मेरे को लगता है गलत रहेगा, जे आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो भाई माफ करना, अगर किसी का सरनेम हो तो। नीचे, द बैंक मैनेजर डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई। बैंक मैनेजर कौन थे, मिस्टर कस्तूरी रंजन, रंजन ही बोल लेता हूं मैं। द बैंक मैनेजर डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई। बैंक के मैनेजर ने आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी। क्या थी इंस्ट्रक्शन, देखते हैं। एंड द अकाउंट वाज ओपन विदाउट ऑब्टेनिंग द फोटोग्राफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहीं रुक जाओ। आरबीआई की 1994 के, आज भी है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बंदा अपना अकाउंट खुलवाने आता है आज की डेट में, तो अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवा रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई बंदा करंट अकाउंट खुलवाता है किसी अपनी फर्म के नाम पे, जैसे इधर फर्म के नाम से खुला हुआ है, तो उस बंदे की फोटो, उसके बिजनेस का एड्रेस, सब कुछ देना होता है, आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक को सबमिट करना होता है। तो आरबीआई की उस टाइम पे डायरेक्शन थी कि जब भी कोई बैंक मैनेजर किसी बंदे का अकाउंट खुलवाएगा तो वो उसकी फोटोग्राफ वगैरह लेगा अकाउंट होल्डर की, लेकिन आरबीआई, इस बैंक मैनेजर ने आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा, और उन्होंने इस बंदे का अकाउंट, किस बंदे का अकाउंट, चीनूभाई पटेल का, उसके बिना फोटोग्राफ खींचे खोल दिया। आगे, वेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस रिवील्ड दैट द फर्म मैसेज चीनूभाई पटेल एंड कंपनी डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट एड्रेस। फोटो खिंचवाई नहीं, और चीनूभाई पटेल से एड्रेस जरूर लिया था, मतलब उस बंदे से एड्रेस लिखवा लिया कि बताओ तुम लिखवा दो तुम्हारा एड्रेस कहां पे है, तुम्हारा बिजनेस तुम कहां से ऑपरेट कर रहे हो, और जो उसने एड्रेस लिखवाया, कल को जब वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा जिस एड्रेस पे इसने अपना एड्रेस लिखवाया था कि मेरा बिजनेस यहां से ऑपरेट रहा है, उस एड्रेस पे कोई बिजनेस था ही नहीं, उस जगह पे कोई फर्म थी ही नहीं। ये देखो कितना बड़ा घोटाला हुआ। इसका अलावा एक्चुअल में फर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, एक्चुअल में फर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ये फेक अकाउंट था। तो एक नकली बंदे का अकाउंट खुलवाया गया ये बोल के कि इस फर्म बंदे ने, इस फर्म ने अकाउंट खुलवाया हमारे बैंक अकाउंट में, और उस फर्म का एड्रेस फेक दिखाया गया, और बंदे की फोटो नहीं दिखाई गई, फोटो ली नहीं, और सिर्फ एड्रेस दिखाया गया, और जब एड्रेस की वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा उस एड्रेस पे वो फर्म है ही नहीं, एड्रेस पे फर्म थी ही नहीं। ये बात समझ आती है। आगे हो क्या रहा था इसमें से, दिस अकाउंट वाज यूटिलाइज्ड फॉर रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर करना, $12 मिलियन टू हांगकांग इन फेवर ऑफ मैसर्स आरपी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट हांगकांग। जरा समझो, सुनो, समझा क्या हुआ, क्या मतलब, इस बंदे ने, देखो कितनी बड़ी गेम है, कितनी बड़ी गेम है, फेक अकाउंट दिखाया। इन्होंने क्या करा होगा, क्या गेम खुली होगी, क्या गेम खेली होगी, तुम्हें बताता हूं क्या हुआ इस अकाउंट के अंदर, इसमें। ये देखो,
एक फेक बिजनेस दिखाया है। अच्छा, बिजनेस जब तुम दिखाते हो, तुम गुड्स बेचते हो, सर्विस बेचते हो, तो बिजनेस में फेक पैसा भी दिखाओगे तुम लोग, तो तुम फेक कमाई दिखा रहे हो। एक्चुअल में तुम्हारी कोई कमाई नहीं हो रही। तुम लोग क्या कर रहे हो कि तुम्हारे 2 नंबर की जो अर्निंग हो रही है उसको तुम अपनी इस फर्म में दिखा रहे हो, और सेल परचेज भी दिखा रहे हो कि तुम सर्विसेज लोगों से ले भी रहे हो और सर्विसेज लोगों को दे भी रहे हो। तो इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने पैसा कैसे ठिकाना लगाया कि इनके पास कुछ पैसा दिखाया इन्होंने फर्म के अंदर कि इन्होंने कमाया है, और वो 2 नंबर का पैसा तो इधर लगाया और इन्होंने ये दिखाया कमाया है उस पैसे को। और उस पैसे को इन्होंने फिर आगे क्या करा, एक हांगकांग में एक फर्म थी, मैसर्स, क्या नाम था उसका, आरपी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, आरपी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, आरपी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, हांगकांग की फर्म थी। इन्होंने इस अकाउंट से, जो मैसर्स चीनू भाई पटेल का अकाउंट खुला हुआ था बैंक के अंदर, उस अकाउंट से पैसा, पहले इस अकाउंट में पैसा होगा, उस अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर करवाया, आरपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पैसा ट्रांसफर करवाया। कितना पैसा ट्रांसफर करवाया, $12 मिलियन पैसा ट्रांसफर करवाया। अच्छा, हांगकांग का डॉलर कितने वैल्यू का चल रहा है, अगर हम देखें, $1 टू INR 9 रुपए के आसपास का, 9 रुपए के आसपास का, 9 रुपए 40 पैसे के आसपास का चल रहा था। तो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे फिर भी 10 टाइम्स है इंडिया के हिसाब से। तो इसका मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 12 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख तो नॉर्मल बात हो गई अगर रुपीज में बात करूं, लेकिन ये तो 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब 12 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। मोटा मोटा कितने की ट्रांजेक्शन हुई, 12 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। मतलब चीनू भाई पटेल के अकाउंट से मैसर्स आरपी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को 12 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट हुई, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ गुड्स वगैरह सप्लाई करते हुए दिखाए होंगे फेक, कि हमने कुछ गुड्स भेजे हैं उसकी पेमेंट करी है। जब यहां से पेमेंट कर रहे हैं तो यहां से कुछ गुड्स दिखाए होंगे, और एक्चुअल में गुड्स आए या नहीं आए उसका कोई लेन देन नहीं है। हो क्या रहा है कि एक फर्म फेक खुली हुई है जो एक्चुअल में कभी ऑपरेट ही नहीं कर रही थी, इसके अंदर 2 नंबर का पैसा दिखाया कि हम लोग लोगों से कमा रहे हैं, उस पैसे को यहां डाला और यहां से पैसा वहां भिजवाया। अच्छा, जब ये पैसा वहां भिजवाया तो ये लोग अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे कि अच्छा पैसा तो इन्होंने हो सकता है किसी क्राइम से कमाया हो, और उस पैसे को यहां दिखा के यहां दिखा दिया, तो अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाएंगे, देखो हमने 12 करोड़ रुपए क्या करी है, परचेज करी है और उसकी हमने पेमेंट करी है। अब उसके बस कल 12 करोड़ की पेमेंट करी, अपने आईटीआर में दिखा दिया, उस पर टैक्स पे कर दिया, तो इन्होंने ब्लैक को व्हाइट तो कर दिया, सरकार को टैक्स तो दे दिया, लेकिन क्राइम तो बढ़ रहा है, क्राइम तो बढ़ रहा है। सरकार को तो इन्होंने 1 नंबर का पैसा दिखा कर टैक्स पे करा ना, कि हम तो बिजनेस के थ्रू पैसा कमाकर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा जो था वो 1 नंबर से आ रहा है, 2 नंबर से आ रहा है, 2 नंबर से आ रहा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने पेमेंट करी है तो इसको इन्होंने एज एक्सपेंस शो करा होगा, लेकिन ऐसे ही है यहाँ पे, जब इधर तो ये इस टाइम पेमेंट करी है, ऐसा भी होता होगा ये बाहर से पैसा मंगवाते होंगे, यहाँ से कोई चीजें बेचती हुई दिखाते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कोई फर्म नाम की कोई चीज थी नहीं, सिर्फ 2 नंबर का पैसा इधर से उधर जाता था, उधर से इधर आता था। और इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट में आपको पता है कौन कौन सी अथॉरिटी मिली होंगी, बैंक मिला होगा। अच्छा, फेमा लगता है, पता है तुम लोगों को, जब इंटरनेशनल एंगल आ गया, एक पार्टी इंडिया ने एक पार्टी बाहर की, तो फेमा लगेगा। तो जब जिन लोगों ने, जो फॉरेन एक्सचेंजर होंगे, मनी चेंजर होंगे, जो कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिस पूरे प्रोसेस को घुमा रहे होंगे, तो ये पकड़ा गया, ये चीजें पकड़ी गई, ट्रेस हो गई। आगे, द रेमिटेंस वर मेड ऑन द फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट। आगे ना, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट क्या थे, ना तो एक्चुअल में कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, ना इनके पास कोई फोटो है, फेक चीजें जबरदस्ती की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं। आगे, it was further discovered that 4 more fictitious accounts were created with the Tyre Same Bank। Tyre Same Bank का मतलब है, मतलब 4 नकली अकाउंट और खुले हुए थे अलग अलग फर्म के उसी बैंक के अंदर। मतलब समझो एक बंदे के पास कई करोड़ रुपए का पैसा होगा और उसने फेक बिजनेस अकाउंट दिखाई कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और उन बिजनेस अकाउंट फेक दिखाकर वहां से पैसा घुमा रहा, ट्रांजैक्शन करते हुए कि भाई मैं तो धंधा करता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं, और यहां से पैसा वहां भेजता हूं, वहां से यहां भेजता हूं। फेक गुड्स अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाते होंगे, हमने इतने का माल मंगवाया तो उसकी पेमेंट करी, हमने इतने का माल भेजा। अच्छा, अल्टीमेटली सरकार को लॉस नहीं हो रहा, तुम्हें समझ आती है, मैं तुम्हें समझाऊं। अल्टीमेटली जब वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे इतने पैसे की ट्रांजैक्शन, कंपनी है या फर्म है तो टैक्स तो पे करेंगे, सरकार को टैक्स तो मिला, लेकिन किस चीज को एडवांटेज, किस चीज को बढ़ावा मिल रहा है, क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। एक होता है वो वाला बंदा जो गली मोहल्ले में बैठा है, मेहनत से कमा रहा है, उस टैक्स को छुपा रहा है और बाद में अगर पकड़ा गया तो टैक्स पे कर देगा। यहां पे ये लोग पहले ही टैक्स पे कर रहे हैं,
लेकिन ये देखो टैक्स का मतलब क्या होता है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या है, सरकार को टैक्स जा रहा है उस चीज के ऊपर। लेकिन तुम 2 नंबर के पैसे को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, इसके अंदर जो तुमने इलीगल सोर्सेज से कमाया, और वो तो अलाउड नहीं है, वो तो अलाउड है नहीं, क्योंकि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर कट रोकता है कि आप 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे वाले पे तो सरकार टैक्स के मांगेगी नहीं, वो तो पूरा ही पैसा जब्त करेगी आपका। टैक्स तो बहुत दूर की बात है। और आप तो क्या कर रहे हो, बिजनेस दिखा रहे हो फेक कि हमारा बिजनेस है, हम फेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फेक गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन पेपर सारी चीजें हो रही हैं, एक्चुअल में हो ही नहीं रहा। कभी सुना है? इसलिए इसको ना, अगर ये तो फर्म थी, ऐसी चीजें प्रैक्टिकली कंपनीज में भी होती हैं और उनको हम बोलते हैं बबल कंपनीज। तुम लोगों को मैंने कंपनी लॉ में चीज पढ़ाई थी, बबल कंपनीज। कभी मोदी जी की भाषा में सुना हो ना, तो मोदी जी इनको बोलते हैं शेल कंपनीज। 2017 की बात है, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। अब तो 2017 में इंडिया में मोदी जी ने बहुत सारी शेल कंपनीज बंद कर दी थी, ये बोल के कि ये ऑन पेपर कंपनी है, यहां से पैसा घुमाया जा रहा है। तुम्हारे को मैंने कंपनी लॉ में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर उसके केसेस भी करवाए थे कि पैसा कैसे घुमाते हैं कंपनी के अंदर भी। वो टैक्स एडवांटेज उठाते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी बनाकर फेक सर्विसेज दिखाते हैं वगैरह वगैरह। सेम यहां पे हो रहा था, और ये तो क्राइम का पैसा था। आगे 4 अकाउंट और पकड़े गए जिन अकाउंट्स के थ्रू टोटल $80 मिलियन ट्रांसफर किया गया। सोचो कितना बड़ा पैसा, 12 मिलियन मतलब 12 करोड़, 80 मिलियन मींस 80 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। इंडिया से पैसा कहां घुमाया गया? हांगकांग घुमाया गया। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड सो फार बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैव रिवील्ड दैट सर्टेन पर्सन्स, तो कुछ बंदे पकड़े गए जिनका नाम क्या था, राजेश मेहता प्रकाश, had opened bank account solely for the purpose of depositing cash and then transferring the said funds in foreign exchange to countries like Hong Kong, Singapore, Dubai। इनका मेन काम क्या था कि उधर पैसा जमा कराएंगे और यहाँ से पैसा वहां ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे तो कुछ फ्री में तो कर नहीं देंगे ट्रांसफर, तो कुछ तो पैसा डालने का भी सोर्स बताया होगा इन लोगों ने, और उसके ऊपर इन्होंने टैक्स पे कर दिया होगा। जबरदस्ती का सोर्स दिखा के कि हमारा अपने यहां से कमाया वगैरह वगैरह, वो भी फेक था। और जो ट्रांसफर करा वो सारा पैसा भी फेक सर्विसेज फेक गुड्स की वजह से ट्रांसफर करके इंडिया से बाहर ठिकाने लगा दिया। सारा पैसा इंडिया से बाहर ठिकाने लगा दिया। तो देखा होगा लोग बाहर, ये सारा पैसा कहां लग गया? ठिकाने बाहर लगता चला गया। ये इन लोगों ने करा, और आखिरी में पकड़े गए, इनके ऊपर फॉर्मूला लगा, फिर पेनल्टी वगैरह जो लगी होगी वो लगी होगी। ठीक, तो ये केस था, पेपर में अगर पूछा जाए तो लिखा ना। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब ये क्या है जरा देखते हैं। तो गाइस पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सीक्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। सीक्स टू कॉम्बैट का मतलब होता है रोक लगाना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को वो धीरे धीरे रोकने की कोशिश कर रहा है, लड़ने की। हम कहते हैं ना, क्या बीमारी से कॉम्बैट करो, लड़ो, लड़ने की कोशिश कर रहा है, इस प्रोसेस से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर एज फॉलोज। पहला, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, उसको रोक लगाना कि होए ही ना, और साथ में कंट्रोल करना कि अगर हो भी रही है तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल करो। पहले जितना हो सके उसे प्रिवेंट करो, लेकिन अगर स्टिल किसी ने अगर कर लिया तो उसको आगे कंट्रोल करना। जो मैंने बताया था कि या तो इस एक्ट के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग करने ही नहीं देंगे, अगर आपने के बहुत समझदार निकले और आपने कर भी ली तो उसके बाद भी आप पे रोक लगाई जाएगी कि आप उसे यूज ना कर पाओ, उस पैसे को, उस पर कंट्रोल करना। लेकिन कहावत है कि इंडिया में एक चीज कही जाती है, लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज सॉरी, इंडिया में कहावत कही जाती है, लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज अहेड द लॉ मेकर्स। इंडिया में लॉ तोड़ने वाले हमेशा लॉ बनाने वालों से आगे ही रहा करते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते, सब होता है, सब होता है ये लॉ वो। चलो पढ़ लो। नेक्स्ट, टू कन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग से अगर आपने किसी बंदे को पकड़ लिया और उस पर इलीगल क्राइम का पैसा है और वो करता हुआ पकड़ा गया, तो उसने उस पैसे से जो उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है वगैरह, या जो उस पर कैश वगैरह पड़ा, वो सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पनिशमेंट भी दी जाएगी। और नेक्स्ट, इस एक्ट के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसका? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल का। अच्छा, व्हाट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? जैसे कंपनी लॉ के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन थी? एनसीएलटी, और उसकी एपीलेट बॉडी कौन सी थी? एनसीएलटी। ऐसे यहां पे भी है। तो जैसे कंपनी लॉ में अगर मैं आपसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात करूं, कंपनी लॉ में, तो वहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन थी? एडजुडिकेटिंग बना वर्ड एडजुडिकेशन से, डेक्लरेशन, जजमेंट देना। अथॉरिटी कंपनी लॉ के अंदर कौन थी? कौन थी भाई? एनसीएलटी। और एपीलेट अथॉरिटी कौन सी थी? जिसके पास अपील जाती थी।
NCLAT। सेम ऐसे यहां पे भी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन इन्होंने उसका नाम नहीं, एक्चुअल में क्या होता है अभी तुम्हें आगे जाके पढ़ोगे। फेमा है ना, फेमा, फेमा में भी तुमने देखा था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसका नाम भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। तो कुछ जगहों पे ना अलग से नाम नहीं दिया गया, उनको एए बोलते हैं। बोलते क्या है? एए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एटी एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो कंपनी लॉ में तो नाम दे दिया उन अथॉरिटीज का, यहां पे सीधा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, to put obligations on banking companies, financial institutions and intermediaries to maintain records। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब पीएफआई जो लोन वगैरह देते हैं और इंटरमीडिएरीज वगैरह जितने भी हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। मतलब अगर आप कोई बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली घूमेगा बैंक के थ्रू ही, तो या किसी अथॉरिटी के पास आप LIC करवा लिया, आपने वहां से पैसा घुमाया, कहीं भी से भी घुमाया, तो सबके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उससे पूछो ये पैसा कहां से आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तुम्हें मैं अभी बताऊंगा आगे होगा क्या। नेक्स्ट, टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग की अगर आप दायरे में पकड़े गए तो आप पे डील किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। अब आता है स्कोप। द स्कोप, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आपको पता ही है, इंक्लूडिंग J&K। पहले तो एक्सक्लूडिंग होता था, लेकिन आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद इंक्लूडिंग J&K। अब आता है प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मजा तो यहां आएगा, मजा तो यहां आने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को अगर हम बात करें, लिखो पेपर में, इंपॉर्टेंट आएगा, आएगा बहुत बार आने के चांस रहते हैं इसके। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अब ये समझते हैं क्या चीज है, ये क्या बोला है, यही तो मेन है, पैसा कैसे घूमता है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आगे ये 3 पार्ट में डिवाइड है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। इसमें 3 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 प्लेसमेंट, स्टेज 2 लेयरिंग। अभी एक एग्जांपल दूंगा, तीनों को कंबाइन करके फिट बैठ जाएगा वो। और स्टेज 3 इंटीग्रेशन। हंसी आने वाली, मजा आने वाला है। अब समझो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे। प्लेसमेंट कभी तुमने सुना है? हम एक लाइन बोलते हैं लेमैन भाषा में, उस बंदे ने पैसे को ठिकाने लगा दिया, मतलब उसने कहीं ना कहीं पैसे का बंदोबस्त कर दिया, ठिकाने लगा दिया, दैट इज प्लेसमेंट। ठिकाना लगाना, पैसा ठिकाने लगाना इज कॉल्ड प्लेसमेंट। यहां तक बात समझ आती है, जरा समझना कैसे होती है। फिर लेयरिंग और इंटीग्रेशन क्या है बताऊंगा। देखो, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक, इसने कोई क्राइम करा है, कोई भी व्हाटसोएवर, हमें क्या लेना उससे, और इसने उस क्राइम से 1 करोड़ रुपए कमाया, ठीक। इसका मतलब 2 नंबर का पैसा इलीगल सोर्सेज से कमाया। क्या ये इस 1 करोड़ को फ्रीली यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनना, ये बंदा क्या कलाकारी करेगा। 1 करोड़ रुपए का पैसा है इसके पास, अगर ये 1 करोड़ को किसी भी जगह पे पर्टिकुलरली एक बार में इन्वेस्ट कर देगा तो ये पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा सोर्स क्या है, कहां से आया इतना पैसा, वगैरह वगैरह। अच्छा, जिस बंदे ने इसको 1 करोड़ दिया होगा, जिस बंदे ने इसको 1 करोड़ दिया होगा, वो बंदा कैश में ही देगा, क्राइम का पैसा है, उसके पास भी 2 नंबर का पैसा हो, कैश में देगा। बैंक ट्रांसफर तो करेगा नहीं, चल भाई इसका मर्डर कर दे, मैं तेरे बैंक में अकाउंट, एक बैंक में 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूं, ऐसा तो होने से रहा। बैंक ट्रांसफर तो नहीं करेगा ना 1 करोड़ रुपए क्राइम करने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए मान लो इस पे पड़ा है, अब इसको ठिकाने लगाना है, तो ये क्या करेगा, इसको ठिकाने लगाने के लिए इस पैसे को डिवाइड करेगा छोटे छोटे अमाउंट में। जैसे इस 1 करोड़ को ये क्या करेगा, मान लो इसने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट से डाले, ओन अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट में डाले, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए डाल दिए। मान लो 10 लाख रुपए इसने अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दिए। मान लो इसके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े या छोटे बच्चे भी हैं, 10-10 लाख इसने उनके डाल दिए। 10 लाख सन 1। मैं एक छोटा एग्जांपल समझा रहा हूं, घुमाने का तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं हो क्या रहा है। सन 2। अच्छा एक बात बताओ, सरकार को अल्टीमेटली तुम्हारे पास पैसा पड़ा, तुम्हारे को टैक्स देना है। ये सारे बंदे क्या शो करेंगे कि देखो हम कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, ये दिखा देगा जी मैं तो
दुकान खोल के बैठा हूं किराने की, मैं 1 साल में 10 लाख कमाता हूं, एक्चुअल में कोई दुकान है ही नहीं। आईटीआर में लिख के भेज दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा इनकम टैक्स वाले छोटी मछली नहीं पकड़ते ना। एक आदत होती है, इनकम टैक्स वाले हमेशा बड़ी मछली पकड़ते हैं, तालाब में बड़ी मछली को पकड़ते हैं वो, उनको ये 10-15 लाख वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करता है उनसे फर्क पड़ता है। अब है ये करोड़पति इंसान, लेकिन ये दिखा नहीं रहा करोड़। तो इसने 10 लाख रुपए क्या करा, ये दिखा दिया मेरी किराने की दुकान है, आईटीआर भर दी, 10 लाख के ऊपर अपना टैक्स पे कर दिया, 10 लाख वाइट हो गया उस साल में। 10 लाख ये दिखा दिया इसकी बीवी ट्यूशन पढ़ाती है, 10 लाख वहां से कमाया इसने, वो भी दिखा दिया। कोई बच्चा नहीं आता घर में, लेकिन इन्होंने 10 लाख दिखा दिया, टैक्स पे कर दिया। सन 1 का सन 2 का भी ऐसे कोई बिजनेस दिखा दिया, 40 लाख रुपए पे टैक्स पे कर दिया। सबके अलग अलग हिसाब से 10-10 लाख सबका था, 40 लाख रुपए वाइट हो गया 1 साल में। सेम अगले साल 40 लाख वाइट हो जाएगा, उससे अगले साल। नॉर्मली अगर ये पैसा एक क्राइम का है तो लॉजिकली तो इसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं मांगेगी आपसे, पूरा ही पैसा मांगेगी। क्राइम का पैसा तो सरकार तो कहेगी उठा के साले को अंदर करो, क्राइम बढ़ा रहा है, जेल में भी करो, उस साले का पैसा भी जब्त करो, सब कुछ करो। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा ना, यहां तो क्या हो रहा है, ये दिखाई नहीं रहा ना ये क्राइम का पैसा है, ये तो उस पैसे को क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह ठिकाने लगा रहे हैं। इन्होंने उस पैसे को अलग अलग जगह लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इन्होंने ये दिखाया आईटीआर में कि हमारे पास ये पैसा आया और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। अब सुनना, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है बहुत बड़े पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करना और उसको ठिकाने लगाकर इन्वेस्ट कर देना, दैट इज प्लेसमेंट। अब तुमने 10 लाख पे आईटीआर भर दिए, अब तुम क्या करोगे, मान लो अभी 10 लाख को भी यूज कर सकता फ्रीली, क्योंकि इसका 10 लाख का इसने क्या करा है, आईटीआर भर दिया है। अब इसने 10 लाख को फ्रीली यूज करेगा, तो अब ये क्या करेगा, इस 10 लाख में से मान लो इसने 10 लाख रुपए की एलआईसी करवा दी, एलआईसी करवा दी, या 10 लाख रुपए इसने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, या म्यूचुअल फंड में लगा दिए, मान लो 10 यहां इन्वेस्ट हो गए। सेम ऐसा ही नीचे वालों को बोलेगा तुम भी कहीं लगा दो। अब उन 10 लाख पे इंटरेस्ट आता रहेगा, उस पैसे को ये आगे लगाएगा कहीं और, किसी और बिजनेस वगैरह में, या कहीं पे भी किसी और पर्टिकुलर, फिर उससे आगे लगाएगा। करते करते क्या होगा कि आगे इन्वेस्ट आगे इन्वेस्ट आगे इन्वेस्ट, दैट इज लेयर बनती जा रही है। देखो पहले तुम्हारा ये पैसा, तुमने, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सर्कल है, तुम्हारा पैसा, तुमने इसे आगे इन्वेस्ट करा, तुमने इसे और आगे इन्वेस्ट करा, और तो जब तक तुम यहां आओगे तो ऊपर इतनी सारी लेयर बन चुकी हैं, पता भी नहीं लगेगा पैसे का सोर्स क्या, पैसा आया कहां से था। एंड में जब ये इसके पास इंटरेस्ट जुड़ता जुड़ता मान लो 25 लाख रुपए जुड़ गया इसका अकेले का विद इंटरेस्ट, तो कोई से पूछेगा तेरे 25 लाख कहां से आया, बोलेगा देखो भाई मैंने तो यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाया था, यहाँ एलआईसी में लगाया था, पहले एलआईसी में लगाया, वहां से इंटरेस्ट मिला, फिर उस पैसे को मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया, वहां से इंटरेस्ट मिला। करते करते इसने उस 10 लाख को 25 बना दिया, वहां से भी कमाया, वो भी वाइट, ऐसे इसने सारे बच्चों का भी घुमाया। सेम अगले साल भी ऐसे इनकम को दिखाएगा, कमा कुछ नहीं रहा, उसी क्राइम के पैसे को दिखाएगा। करते 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 क्या करेगा ये, इससे क्या होता है, लेयरिंग का आपका मेन काम यही होता है, लेयरिंग का, कि आप नीचे 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 क्या करते जाओ, उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाओ, चेन बनाते जाओ, आगे इन्वेस्ट आगे इन्वेस्ट आगे इन्वेस्ट, ताकि उसका ओरिजिनल सोर्स खत्म हो जाए कि पता ही नहीं लगे पैसा आया कहां से था, कोई शक ही ना जाए। क्योंकि देखो जब तक आप 25 लाख पे आओगे तो आप पे सबूत होगा प्रूव करने के लिए, देखो 25 लाख मेरे पे मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया था वहां से आया, उससे पहले मैंने एलआईसी में लगाया था वहां से आया। कोई भी ये नहीं पूछेगा साला 10 लाख कहां से आया, क्योंकि ये तो छोटा अमाउंट था। आप तो बोल ही रहे हो मैंने बिजनेस करता था, किराने की दुकान थी मेरी, मैंने वहां से कमाया। अब कोई देखना थोड़ी आ रहा है किराने में कितने की चीज बेच रहे हो कितने की नहीं बेच रहे, दुकान है नहीं है, छोटी मछली तो पकड़ता ही नहीं वो। ये तुमने पैसा घुमाया, तुमने कमाया, ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसा होता है। अच्छा ये करते करते सामने इन्होंने भी ऐसा करा, इन्होंने भी ऐसा करा, वाइफ ने, करते करते इन्होंने पहले साल दूसरे साल इन्होंने इतना इतना पैसा घुमाकर तुम देखोगे आने वाले 5 साल में इनका ये 1 करोड़ 5-6 करोड़ बन गया। अच्छा देखा जाए तो उस 1 करोड़ से जो आगे इन्होंने पैसा कमाया सारा लीगल सोर्सेज से कमाया, एलआईसी से, म्यूचुअल फंड से। लेकिन जो 1 लाख की नींव थी, वो जो 1 करोड़ सॉरी उस 1 करोड़ से जो इन्होंने 5 करोड़ बनाया, वो एलआईसी म्यूचुअल फंड यहां से लगा लगा के घुमाया कमाया। लेकिन वो 1 करोड़ आया कहां से था, क्राइम से। तो शुरुआत तो उसकी क्रिमिनल सोर्स से हुई थी, है ना। लेकिन उन्होंने तुमने इतनी लेयरिंग कर दी, इतनी जगह इन्वेस्ट कर दी, उसको बांट बांट कर इतनी लेयरिंग हो गई कि साला सोर्स ही खत्म हो गया, पैसा आया कहां से। तो पहला काम होता प्लेसमेंट। तो व्हाट इज प्लेसमेंट, समझ आ गया, पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करना। व्हाट इज लेयरिंग, उसको फर्दर 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 इतनी जगह इन्वेस्ट करना कि लेयर बनती चली जाए, ये भी समझ आ गया होगा। फिर तीसरा काम होता है इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, अब इन पे सारा पैसा जुड़ गया, ये सारा पैसा जुड़ गया, मान लो 1-1 करोड़ सबका जुड़ता चला गया, मान लो इनका 5 साल में 5 करोड़ जुड़ गया। अब ये 5 करोड़ को कंबाइन करके किसी पर्टिकुलर लैंड में इन्वेस्ट करेंगे या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब इनसे सरकार पूछेगी तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, तो ये बोलेंगे देखो मैंने अपना पैसा, अपनी बीवी का पैसा, अपने बच्चों का पैसा लगाया, हम सब मिलके घर ले रहे हैं।
सरकार सोचे कि 1 नंबर का पैसा है। अब सरकार पूछे कि तुम्हारे पास ये 5 करोड़ कहां से आया, सबका मिला के भी, तो ये बताएंगे देखो हमने LIC में लगाया हुआ था, पहले हमारे पे इतना था, 10 लाख था, हमने वहां लगाया, LIC में लगाया, वगैरह वगैरह वगैरह, म्यूचुअल फंड में लगाया, जोड़ जोड़ के हमने इतना पैसा बनाया है। सरकार सोचे कि 1 नंबर का पैसा है। और वो 10-10 लाख सरकार पूछे कहां से आया, तो देखो हम तो किराने का काम करते छोटा सा। और यही तुम अगर पहले दिखाते तुमने 1 करोड़ रुपए किराने की दुकान से कमाया, तो सामने वाले को शक हो जाता किराने से 1 करोड़ कैसे कमा लिया। इसका मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करते हैं, उसके उस पैसे को घुमाते हैं, घुमाने के बाद छोटे अमाउंट में ब्रेक करना प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद उसको जगह जगह आगे आगे इन्वेस्ट करना, दैट इज लेयरिंग, और उसके बाद उस सारे पैसे को इकट्ठा कर देना, सारे इंटीग्रेट मींस कंबाइन, बाकी सबके पैसे जब सबके इन्वेस्ट हो गए जगह जगह, जब सारा आखिरी में 5 साल बाद सारा पैसा जुड़ गया तो उसको इकट्ठा कर देना, उस इंटीग्रेट करके आप पर्टिकुलर एक बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करना। तो यही सारा पैसा फिर जुड़ के कहां लगता है, फिल्म इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, है ना, बड़े बड़े बिल्डर्स की कंपनी के अंदर इन पे पैसा लगता है। और फिर ये ओरिजिनल सोर्स का पैसा लगता है, ये लगता है कि हाँ भाई 1 नंबर का पैसा सारा इन्होंने देखो वहां से मेहनत करके जोड़ के कमाया है। सच्चाई क्या थी तुम्हें ऐसे पता लगी। तो हमारा इंडिया में प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेज में डिवाइड होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट क्या होता है आपको समझ आ गया, लेयरिंग क्या होता है आपको समझ आ गया, इंटीग्रेशन क्या होता है आपको समझ आ गया। फटाफट रिपीट करो। प्लेसमेंट का मतलब होता है बड़े सारे पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना। उसके बाद लेयरिंग क्या होता है, उसको आगे आगे इतनी लेयर बनाना, फर्दर फर्दर इन्वेस्ट करना ताकि ओरिजिनल सोर्स खत्म हो जाए, और बाद में फिर सारा पैसा इकट्ठा कर कर उसको इंटीग्रेट कर देना, उस पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करना, और तुम्हारे पास अब एग्जैक्ट सोर्स भी होगा तुम्हारे पास पैसा आया कहां से, तुम बताने लायक रहोगे कि सारा पैसा 1 नंबर का है। दिस इज प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या था ये प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग था। पक्का 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 लॉक कर दें। तो अब ना एक काम कर लो, अब एक काम कर लो, अब मैं इनको तीनों चीजों को बुक से पढ़ाऊंगा। अब तुम्हारे को बेस तो समझ आ गया, इसका बेस समझ आ गया। अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे क्या है, ठीक। तो गाइस अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को बुक से कर रहे हैं, और अभी आपने पढ़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेज होती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, तीनों के लिए ना एक सिंपल वर्ड्स के अंदर ना मैंने ना ये एक एक पैराग्राफ ऐड करा है, या जो बच्चे अब आगे फ्यूचर में लेंगे उनके लिए तो मैं डाल दूंगा बुक में, लेकिन जो इनके पास पहले से बुक है तो ये ऐड कर लेना कि ये जो लिखा है मैंने इन सिंपल वर्ड्स वाला है, तीनों में जो लाइन लिखी है ना सिंपल वर्ड्स वाली, ये देखो तीनों में एक पैराग्राफ डाला बोल्ड करके, ये पहले नहीं था, ये मैंने अभी डाला है, ठीक। तो ये लिख लेना इन सबके बारे में। अभी तुमने पढ़ा था कि प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे हम बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं। फिर लेयरिंग क्या होता है, हम आगे आगे उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि ओरिजिनल सोर्स खत्म कर दें। जब हमने देखा था कि हमने पहले पैसा कहां लगाया, LIC में लगाया, फिर और आगे लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, इन्वेस्ट करते कर लेयर बनती चली गई। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, आखिरी में सारे पैसे को कंबाइन करके पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वही देखो, उन्हीं को सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। तो पहले प्लेसमेंट स्टेज देखो, इन सिंपल वर्ड्स हियर द लॉन्डरर प्लेसमेंट में इंट्रोड्यूसेस इल्लीगल प्रॉफिट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम बाय ब्रेकिंग अप लार्ज सम्स ऑफ मनी इनटू स्मॉलर सम्स। मतलब हमारा जो लॉन्डरर है, मनी लॉन्डरर जो पैसा कन्वर्ट कर रहा है, वो बड़े अमाउंट को छोटे छोटे सम के अंदर कन्वर्ट कर कर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको। लेयरिंग स्टेज में क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स हियर द लॉन्डरर एंगेजेस इन अ सीरीज ऑफ कन्वर्जंस और मूवमेंट्स ऑफ फंड्स टू डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स। इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि लॉन्डरर इस तरीके से पैसा घुमाने की कोशिश करता है, अलग अलग जगह पे से मूव करता है, कन्वर्ट करने की कोशिश करता है वाइट में, कि इधर इन्वेस्ट कर उधर इन्वेस्ट कर, एक लेयर बनती चली जाए नीचे पे नीचे नीचे पे नीचे, जैसे पहले LIC में लगाया, देन उसके बाद आगे उसमें म्यूचुअल फंड में लगाया, ऐसे करते 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 उसका डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स। आ गई बात, ओरिजिनली कहां से जनरेट हुआ था उसका डिस्टेंस कर दे, मतलब उसको सोर्स से पीछे कर रहे हैं। और लास्ट इंटीग्रेशन स्टेज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन, इंटीग्रेटिंग मींस कंबाइन। इन सिंपल वर्ड्स हियर द लॉन्डरर इंटीग्रेट्स द स्मॉलर अमाउंट्स इनटू द लार्जर सम्स। इधर लॉन्डरर छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। मैंने बताया ना सारे सारे फिर पैसों को इकट्ठे कर दिया जाता है, एंड एंटर्स द लेजिटिमेट मींस लीगल इकोनॉमी बाय इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स, कॉमा फिल्म इंडस्ट्री एटसेट्रा। रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स, कॉमा फिल्म इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो मतलब वो पैसा क्या करता है, रियल एस्टेट, कॉमा बिजनेस वेंचर्स, कॉमा फिल्म इंडस्ट्री एटसेट्रा, कि उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेस में, रियल एस्टेट में, फिल्म इंडस्ट्री में लगा दिया जाता है। क्योंकि आपके पास अब सारा पैसा 1 नंबर का बन चुका है, वो घूम घूम के, और उसका सोर्स पता है, अब तुम्हारे पास सोर्स भी है, कोई सरकार पूछेगी तो अब बड़े लेवल पे उस सारे पैसे को जोड़ दिया जाएगा। तो यही हमने समझा था। तो ये 3 स्टेजों में डिवाइड है। तो अब जरा देखते हैं। पहला प्लेसमेंट स्टेज। द प्लेसमेंट स्टेज रिप्रेजेंट द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश। डर्टी कैश समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये बोल रही है कि पैसा गंदा हो गया रोड पे गिरा हुआ है, डर्टी डर्टी कैश मींस ब्लैक मनी,
और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। इधर बंदा क्या करता है, गंदा कैश मतलब ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है हमारी जो कंट्री के अंदर पैसा घूम रहा है, मूवमेंट है लोगों की, उसमें 1 नंबर के पैसे के अंदर ये लोग 2 नंबर का पैसा घुमा रहे हैं। जनरली दिस स्टेट सर्व्स टू पर्पस, इस स्टेट में 2 काम होते हैं। इट रिलीव्स द क्रिमिनल ऑफ होल्डिंग एंड गार्डिंग लार्ज सम्स ऑफ बल्की ऑफ कैश। इसके स्टेट में एक फायदा तो क्या होता है कि जब बंदा बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर देगा तो उससे फायदा क्या होगा, उसको लार्ज अमाउंट होल्ड नहीं करना पड़ेगा और उसको संभाल के नहीं रखना पड़ेगा बल्कि कैश को। और सेकंड, इट प्लेसेस द मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरी बात, वो पैसा लीगल जगह पे लगेगा। देखो तुम 1 करोड़ एक जगह लगाओगे एक ही बार में तो फंस जाओगे। तुम पहले उसको क्या करो, छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करो, लीगल जगह लगाओ। LIC करवा दी, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, अपनी वाइफ को पकड़ा दिया, बच्चों को पकड़ा दिया और ये बोल दिया कि बिजनेस का पैसा, तो वो सब छोटे छोटे अमाउंट में जब जाएगा ना तो सोर्स खत्म हो जाएगा उसका, कोई पूछेगा नहीं। तो कहता है एक तो छोटे छोटे अमाउंट में लीगल जगह पे लग जाएगा वो। दूसरी बात कि आपको इतना बड़ा पैसा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, छापे की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इट इज ड्यूरिंग द प्लेसमेंट स्टेज दैट द मनी लॉन्ड्रर आर द मोस्ट वल्नरेबल टू बी बीइंग कॉट। देखो कह रहा है सबसे खतरनाक स्टेज प्लेसमेंट स्टेज होती है कि यहीं पे अगर वो फंस जाए तो फंस जाए, अगर उसने एक बार पैसे को तोड़कर ठिकाने लगा दिया तो उसको पकड़ना मुश्किल है। This is due to the fact that placing large amount of money into the legitimate financial system may raise suspicion. Suspicion means doubt of officials. कहता है जब आप बड़े अमाउंट को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो अगर ऐसा होता है कई बार कि फैमिली पूरी इन्वेस्ट कर रही है जगह जगह तो शक चले आता है। आजकल तो वैसे भी आपको पता है आधार नंबर से हर चीज लिंक होती है, तो कहता है शक चाहने का चांस रहता है कई बार। तो अगर बंदा यहां फंस गया तो फंस गया, आगे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उसने यहां नहीं फंसा और उसने सारे पैसे को छोटी जगह छोटा छोटा करके इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो गई प्लेसमेंट स्टेज, तो सिंपल वर्ड्स वाला मैंने पहले ही पढ़ा दिया। नेक्स्ट आती है लेयरिंग स्टेज। लेयरिंग स्टेज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन इंटेंस द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड्स। आ गई बात, लेयरिंग स्टेज तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब आपको कहां इन्वेस्ट करना है, फिर आगे चेन पे चेन बनानी है, पहले इधर लगाओ फिर उससे नीचे लगाओ फिर उससे नीचे लगाओ, करते करते क्या होगा देखो, जैसे एग्जांपल लेके अगर तुम्हें समझाऊं ना, एग्जांपल से समझोगे। देखो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर समझाऊं तो तुम खुद सोचो, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने पैसा लगाया पहले एक्स लिमिटेड में, मान लो ये LIC है, यहां से जो पैसा निकला उसने लगा दिया वाई लिमिटेड में। मान लो ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, यहां से पैसा निकला इसने आगे लगा दिया स्टॉक मार्केट में। थोड़ा सा और नीचे गए तो यहां से पैसा निकला उसने किसी और जेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो करते करते क्या होगा, मान लो किसी जेड लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया, जब करते करते वो यहां से पैसा विड्रॉ करेगा ना तो उसके पास सोर्स होगा। सरकार अगर पूछेगी तुम्हारे पे कमाई कहां से है तो तुम बोलोगे जेड से कमाई, तुम बोलोगे जेड में पैसा कहां से डाला था तो तुम बोलोगे वाई से, स्टॉक मार्केट से आया था, स्टॉक मार्केट में कहां से आया था मैंने वाई से कमाया था, वाई से कहां से कमाया था ऊपर, वो चेन चलती चली जाएगी। तो इतनी नीचे लेयर बन जाएगी कि आपका ओरिजिनल सोर्स खत्म होने के चांस रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग स्टेज, है ना। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग स्टेज। तो यही बात वगैरह था, लेयरिंग स्टेज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो ये कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे उसे लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लेयर बनानी है। तो कहता है द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस स्टेज इज टू सेपरेट द इलिसिट मनी, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल मनी, फ्रॉम इट्स सोर्स। मेन मकसद हमारा यहाँ पे होता है कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या, उसे खत्म कर दो, इतनी लेयर बना दो कि ओरिजिनल सोर्स ना पता लगे इलीगल मनी का। आगे, दिस इज डन बाय द सोफिस्टिकेटेड लेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस तरीके से पैसा घुमाएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, दैट ऑब्सक्योर द ऑडिट, ऑब्सक्योर मींस ऑडिट से बचने का हमारे पास चांस रहेंगे ताकि ऑडिट से हम छुप जाएं, एंड सीवर द लिंक विद द ओरिजिनल क्राइम, सीवर मींस सेपरेट, और ओरिजिनल क्राइम से उस लिंक का कनेक्शन ही तोड़ दो, इतनी लेयर बना दो कि पता ही नहीं लगे ओरिजिनल पैसा कहां से था। मतलब वही सब बात है जो मैंने तुम्हें बता दी, यही नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब आती है इंटीग्रेशन स्टेज, इसमें मैंने तुम्हारे को बता ही दिया कि सारे पैसे को अब जोड़ के इकट्ठा लगा दिया जाता है, और ये पैसा देखो कहां लगाया जाता है, ज्वेलरी में, ऑटोमोबाइल के अंदर, बड़ी बड़ी जगह पे, आर्ट वर्क में, प्रॉपर्टी में, जो मैंने बताया ना रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर, फिल्म इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी वगैरह इन जगहों पे लगाया जाता है। ये है इंटीग्रेशन, जहां पे सारे पैसे को लिखा है टू रीयूनाइट द मनी, जहां पे सारे पैसे को इकट्ठा किया जाता है। इंटीग्रेटेड बैक लिखा गया, इंटीग्रेटेड बैक द क्रिमिनल एक्टिविटी, कैन बी, इधर सारे पैसे को इंटीग्रेटेड बैक विद द क्रिमिनल, तो सारे पैसे को क्रिमिनल के पास वापस पहुंचा दिया जाएगा, एक नंबर में मोड़ के लगाया जाएगा, और उस पर अब सोर्स होगा, ठीक है, कि पैसा कहां से आया। तो ये हमने पढ़ा जी, क्या क्या क्या, ये हमने पढ़ा आपका प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब आता है हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग इंपैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी।
ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार कि मनी लॉन्ड्रिंग ग्रोइंग इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है, अब उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब ये क्या चीज है, अब इसके ऊपर देखते हैं। तो गाइस देखो, हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग इंपैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ये जो बोल्ड बोल्ड पॉइंट है ना, बुलेट पॉइंट्स, ये याद होने चाहिए। अंदर का तो तुम कुछ भी बना लोगे तो चलेगा। पहला, इंक्रीज क्राइम एंड करप्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं थी, वैसे टॉपिक ही ऐसा है, समझ आता होगा। 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर लोगे और तुम्हारे को तरीका पता लग जाए 1 नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसे इजीली यूज कर पाओगे। तो आप यही सोचोगे मेहनत करके क्या करना है, क्राइम करते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, करप्शन बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा हमारे पे पैसा आएगा उतना ज्यादा हम और रूल करेंगे, उतने ज्यादा और मजे लेंगे, उतने ज्यादा और सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। और पैसा तुम्हारे पास आ ही रहा है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे को जब 2 नंबर के पैसा कमाने की आदत हो जाएगी तो तुम 2 नंबर से कमाओगे, 1 नंबर से तो कमाओगे नहीं, तो क्राइम बढ़ेगा। नेक्स्ट, डैमेज रेपुटेशन एंड इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। समझ आता होगा रेपुटेशन क्या है, समझ आता है कि हमारी अगर पता लग जाए ना कि अगर किसी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा 2 नंबर का पैसा घुमाया जाता है तो उस इकोनॉमी की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड डाउन होती है। जैसे इंडिया का अगर पता लग जाए कि अगर इंडिया में इतना ज्यादा पैसा घुमाया जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड बदनाम होगी। मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर पैसा घुमाया जाता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। मैं एक बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए करप्शन होनी भी जरूरी है। आप किसी भी इकोनॉमी को करप्शन फ्री बनाकर ग्रो नहीं करा सकते, लेकिन 5 to 10% करप्शन समझ आती है, वो ये कहते हैं। लेकिन इंडिया के हालात तो ये हैं कि 5 to 10% करप्शन फ्री है, 90% करप्शन ही है। और जबकि वो कहते हैं 5 to 10% करप्शन चाहिए, 90% कंट्री करप्शन फ्री होनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं डैमेज रेपुटेशन बढ़ेगी और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। अच्छा तुम खुद सोचो, आज के अंदर पाकिस्तान के लोगों को वर्ल्ड वाइड कैसे देखा जाता है, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस क्या है, उनकी चेकिंग ज्यादा तगड़ी की जाती है क्योंकि टेररिस्ट सबसे ज्यादा वहां से प्रोड्यूस होते हैं वगैरह वगैरह। तो सेम अगर पता लग जाए कि इसका ये उस कंट्री का बंदा है जहां पे पैसा ज्यादा घुमाया जाता है, ब्लैक मनी ज्यादा वाइट होती है, तो आप लोगों को इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस होंगे, आपकी चेकिंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगी। देखो लिखा आएगा, अभी तो मैं दिखाता हूं, नीचे की तरफ लिखा आएगा, देखो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होगी, आप लोगों की एक्स्ट्रा चेकिंग की जाएगी पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, वीकेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वीक कैसे होंगे, 2 नंबर का पैसा जब मार्केट में ज्यादा। अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, बैंक है ना, बैंक हो गए और एनबीएफसी हो गई बड़ी बड़ी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वीक कैसे होंगे, 2 नंबर का पैसा ज्यादा सर्कुलेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार से लोग बैंक से लोन कम मांगेंगे, 2 नंबर का पैसा ज्यादा है, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो 2 नंबर का पैसे घुमाएंगे। और इतना पैसा जब होगा तो ये लोग खुद ही बांटते फिरेंगे, अपना पैसा अपना ब्याज पे चढ़ाएंगे, सस्ते रेटों पे चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे 2 नंबर का पैसा है, तो वो एक नुकसान है। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर। अच्छा इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा, देखो लिखा है मनी लॉन्डर्स आर नोन टू यूज फ्रंट कंपनीज। अच्छा ये समझना बड़े ध्यान से क्या है मनी लॉन्डर, व्हाट इज फ्रंट कंपनी, तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये फ्रंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनियां जो फ्रंट में रहती है। फ्रंट कंपनीज का मतलब है वो कंपनीज जो हमेशा फ्रंट में रहती है, मतलब जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, गुडविल अच्छी है। ये लोग मनी लॉन्डर क्या करते हैं, अपना पैसा ना बड़ी बड़ी कंपनियों में घुमाते हैं, उनसे सेटिंग करते हैं और उन कंपनियों में सेटिंग करते हैं जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, ताकि उन कंपनियों के थ्रू पैसा घुमाए तो पता भी ना लगे, उन कंपनियों में शक भी ना जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदे को क्राइम करना होता है तो तुम किसी ऐसे बंदे को अगर पकड़ोगे जिसका बहुत मार्केट में रेपुटेशन है, जिसमें बंदा देख के आएगा नहीं यार ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता, तो उस पर शक जाने वाली बात नहीं, और तुम उससे करवा दोगे तो फंसने के चांस कम रहेंगे, है ना। तो सेम वो यही कह रहा है इसको हम ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं फ्रंट कंपनीज, दैट इज बिजनेस एंटरप्राइज दैट अपीयर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मींस लीगल एंड एंगेज इन लेजिटिमेट बिजनेस बट आर इन फैक्ट कंट्रोल्ड बाय क्रिमिनल्स। आ गई बात। तो कहता है फ्रंट कंपनीज वो होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो लीगल तरीके से काम कर रही हैं, दुनिया की नजरों में अपीयर करनी नहीं है, दुनिया की नजरों में अपीयर हो रही हैं कि ये लीगल बिजनेस करती हैं, लीगल तरीके से रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स। और इनकी गुडविल इतनी अच्छी, तुमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा ना, बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दुनिया को दिखावे के लिए इंडस्ट्री का काम करते हैं, अलग से ड्रग्स का काम करते हैं इंटरनली, तो इतनी बढ़िया गुडविल होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग पैसा घुमाते हैं। तो कह रहा है यही होता है, कहता है इससे क्या होता है, इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती है, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन इन चीजों में मिल जाएंगे 2 नंबर का पैसा घुमाने में, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, सारा पैसा वो उसमें घुमाएंगे तो अल्टीमेटली इंडिया ग्रो कैसे करेगा, तो ये एक बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट, डैमेज प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स। ये प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स समझ आता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लोग क्या करेंगे,
क्योंकि इंडिया में अगर आपको 2 नंबर का पैसा घुमाना है, सबसे पहले आपके हाथ में गवर्नमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में आपकी सेटिंग होनी चाहिए कि आपका एक डर खत्म होना चाहिए कि कल को अगर पकड़े गए तो ये हमारे को बचा लेंगे। और तुम्हारे को पता है कि बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो वो होते हैं, जितने भी बड़े बड़े तुमने देखा इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो 2 नंबर काम करते हैं, उन सबको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है। सुना है ना, इंडिया में रूल करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सिस्टम के बाहर आ जाओ, सिस्टम में घुस जाओ, और सिस्टम के बाहर आकर आप इस तरीके से आओ कि पूरा सिस्टम आपके अंडर काम कर रहा है, टेररिस्ट वगैरह बन जाओ, या फिर दूसरा तरीका आप सिस्टम में घुस जाओ, आईएएस आईपीएस बन के ऊपर जाके रूल करो, है ना, या आप पॉलिटिशियन बन जाओ बड़े बड़े। तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन एफर्ट डैमेज कैसे होते हैं कि देखो, जब ये लोग क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से लेकर 2 नंबर का पैसा घुमाएंगे, सरकारी टेंडर लेंगे, अपना 2 नंबर का पैसा वहां लगाएंगे, अपनी फेक पैसा घुमाएंगे और उनको वो पैसा देंगे और रिश्वत देंगे, ब्राइब देंगे, तो सरकारी कंपनियां क्या करेंगी, उनको आदत बन जाएगी और वो कभी भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं सोचेंगी। वो सोचेंगे छोड़ यार, अगर हमने इसे प्राइवेटाइज करा दिया तो हमारे को पैसा कैसे मिलेगा, हम इसको गवर्नमेंट में ही रहने देते हैं ताकि हमारे पास लोगों का पैसा आते रहे, हम लोग घुमाते रहे। तो ये कहता है इससे प्राइवेटाइजेशन एफर्ट कम होते हैं, लोग प्राइवेटाइजेशन करवाने की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनियां कम सोचेंगी, वो सोचेंगी पैसा घुमाओ, ज्यादा बढ़िया है, लोगों का यहाँ ज्यादा कमाई है। बस आज के लिए यही तक रखते हैं। ये ग्लोबल इनिशिएटिव इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अगली वीडियो से करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।